नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की खबरें, कोरोना अपडेट और साथ ही साथ बाजार और कारोबार की 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन शुरू करते हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद और हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों को लेकर देश भर में जमकर गुस्सा है। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक कर सभी पार्टियों को इस बारे में जानकारी दी। बैठक में सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, डी राजा, सीताराम येचुरी, के चंद्रशेखर राव, चिराग पासवान और सुखबीर बादल समेत 17 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में भारत चीन बॉर्डर पर मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। इस सर्वदलीय बैठक में आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। दोनों पार्टियों ने इस बैठक को लेकर सवाल उठाया है। आरजेडी ने पूछा है कि आखिर मीटिंग में बुलाने के पैमाने क्या हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ये उनकी मर्जी है और उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। उन्होंने कहा कि वो देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं। केजरीवाल ने कहा कि चीन को सबक सिखाया जाए, चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देश के अलग अलग राज्यों में 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की राज्यसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होगी। कई दिग्गजों की तकदीर दांव पर लगी हुई है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी और भाजपा के राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लेखावत को नामित किया गया है। गुजरात में भी 4 सीटों को लेकर कांटे की टक्कर है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए अब उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किया जाएगा। उन्हें साकेत के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। उनका बुखार लगातार बना हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनका निमोनिया भी बढ़ गया है और अभी उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन वहां शीर्ष चीनी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह 22 जून को रूस रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रूस जा रहे हैं। भारतीय रक्षाकर्मी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीनी नेताओं को घेरने की कोशिश करेगा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने जबरन रोके गए 10 भारतीय जवानों को छोड़ दिया है। इनमें सेना के 4 अधिकारी भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मेजर जनरल स्तर की बातचीत के बाद चीनी सेना ने इन सैनिकों को छोड़ा है। सेना के ये 10 जवान अब भारतीय कैंप में पहुंच गए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीनी विदेश मंत्री से सैनिकों की रिहाई की बात की थी। चीन के साथ तनाव पर राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि अब यह साफ हो गया है कि चीन ने गलवान में जो हमला किया वो पहले से प्लान किया हुआ था। भारत सरकार इस दौरान सोती रही और समस्या को टालती रही। राहुल गांधी ने लिखा कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ा। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा था कि चीन ने हमला पहले से ही प्लान किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोविड टेस्ट की कीमत पूरे देश में एक होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण ने कहा कि कोविड टेस्टिंग के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। देश भर में इसमें एकरूपता होनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि रोगियों की देखभाल और शवों को संभालने में खामियों को दूर किया जाए। सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कल ही दिल्ली और एनसीआर में टेस्ट की कीमत 2400 रुपए फिक्स की गई है। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस का इलाज सस्ता हो जाएगा। डॉक्टर वीके पॉल समिति ने अपनी रिपोर्ट में नए रेट जारी किए हैं, जिसके मुताबिक साधारण आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 से 10,000 देने होंगे। बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के लिए 13,000 से 15,000, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 15,000 से 18,000 प्रतिदिन फीस होगी। इसमें पीपीई का खर्चा शामिल होगा। अभी दाम इसके 3 गुना है। इन सिफारिशों को दिल्ली सरकार मंजूरी देगी।
देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की मौत हो गई है। अब मरीजों की संख्या 3,80,532 हो गई है। कोरोना से अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इन 24 घंटों के भीतर 10,386 मरीज ठीक भी हुए हैं। और अब बात बाजार की और कारोबार की। शेयर बाजार आज भी तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी आज 10,200 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स आज 523 अंक और निफ्टी 153 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आज के कारोबार में बैंकों और एनबीएफसी शेयरों में जोरदार कारोबार देखने को मिला। रियल्टी और ऑटो शेयरों में भी जमकर खरीदारी देखने को मिली है। आज के कारोबार में आईटी और मेटल शेयरों में सुस्ती का आलम रहा। बाजार की आज की तेजी में सबसे बड़ा हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहा। रिलायंस का शेयर आज रिकॉर्ड 1763 रुपए पर बंद हुआ। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस ने बाजार में जोश भर दिया। आज रियल एस्टेट शेयरों डीएलएफ, फिनिक्स मिल्स, इंडिया बुल्स रियल्टी और शोभा डेवलपर्स में भी तेजी रही। ऑटो शेयरों में अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, मारुति सबसे ज्यादा चढ़े। इक्विटी मार्केट के उलट रुपया आज गिरकर बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 6 पैसे गिरकर 76.20 पर बंद हुआ। फॉरेक्स एक्सपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव का फायदा डॉलर को मिला है और रुपया कमजोर हुआ है। रुपया कल 76.14 पर बंद हुआ था। इंट्राडे में रुपए ने 76.17 की ऊंचाई को छुआ है और 76.29 के निचले स्तर तक फिसला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने वक्त से पहले अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। रिलायंस ने 31 मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य रखा था। रिलायंस ने राइट्स इश्यू से 53,000 करोड़ रुपए जुटाए और जियो प्लेटफॉर्म में 1.6 लाख करोड़ का विदेशी निवेश भी हासिल किया, जिससे कंपनी को कर्ज मुक्त करने में मदद मिली। रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो को अगले 5 साल में लिस्ट किया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इशारा किया है। उन्होंने कहा कि जियो और रिलायंस रिटेल जैसे कंज्यूमर कारोबार में निवेशकों ने खास रुचि दिखाई है। हम अगली कुछ तिमाही में इन ग्लोबल पार्टनर्स को अपने दोनों कारोबार में शामिल करेंगे। अगले 5 साल में दोनों कंपनियों की लिस्टिंग के साथ हमारी कंपनी दुनिया की सबसे मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी बन जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 3.96% हिस्सेदारी बेची है। ये हिस्सेदारी बेचकर आईसीआईसीआई बैंक ने 2250 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने 10 रुपए फेस वैल्यू के 1 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर बेचे हैं। तिमाही नतीजों का ऐलान करते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि जब जब मौका मिलेगा बैंक अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करता रहेगा। चीन के साथ चल रहे तनाव का असर अब चीन को आर्थिक चोट के रूप में भी चुकाना पड़ सकता है। भारत चीन के चुनिंदा एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। भारत का लक्ष्य अगले 10 साल में एल्यूमिनियम खपत दोगुना कर 8 MTPA करने का है। इसके साथ ही अगले 10 साल में एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट जो है वो 4 MTPA करने का लक्ष्य है। सरकार एल्यूमिनियम के कंपोजिट इंपोर्ट में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है। LIC का IPO लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वित्त मंत्रालय ने सलाह देने के लिए कंसल्टिंग फर्म, इन्वेस्टमेंट बैंकरों और वित्तीय संस्थानों से बोलियां आमंत्रित की हैं। सरकार 2 प्री IPO ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करना चाहती है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP जारी किया गया है। बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई तय की गई है। बोलियां 14 जुलाई को खोली जाएंगी। कोरोना की दवाई पर भारतीय कंपनी सिप्ला के लिए अहम डेवलपमेंट हुआ है। कंपनी की रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्रोडक्शन की तैयारी में तेजी आई है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर दवा बनाने के लिए सिप्ला ने BDR के साथ करार किया है। ड्रग रेगुलेटर का BDR लाइफ का प्लांट निरीक्षण अंतिम दौर में है। वडोदरा और दमन प्लांट की जांच पूरी हो चुकी है और हलोल प्लांट की जांच 1 हफ्ते में पूरा होने की उम्मीद है।
दवा बनाने वाली कंपनी कैडिला हेल्थकेयर का चौथी तिमाही का मुनाफा 15% गिरकर 392 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में ये 460 करोड़ रुपए था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 3,732 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,752 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा भी 810 करोड़ रुपए घटकर 791 करोड़ रुपए हो गया है। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल दिल्ली में 20,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। इसमें 13,000 RT-PCR टेस्ट और 7,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि अब दिल्ली वासियों को टेस्ट कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। आने वाले दिनों में इससे बहुत ज्यादा टेस्टिंग की जाएगी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 3,752 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 100 मरीजों की जान भी चली गई है। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 1,20,504 हो गई है। इसमें 5,751 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,288 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ मुंबई में इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काम पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार को कानून के मुताबिक काम करने से कैसे रोक सकते हैं। इसका मतलब है कि संसद की नई इमारत और दूसरे सरकारी भवनों के निर्माण के प्रोजेक्ट पर काम नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में बदलाव करने की इजाजत दी और कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने को कहा। अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस में कुल 8 आतंकी मार गिराए हैं। शोपियां के बंदपोह में 5 आतंकी मारे गए, जबकि अवंतीपोरा के मीज में 3 आतंकी ढेर किए गए। सुरक्षा बलों से बचने के लिए कुछ आतंकी यहां एक मस्जिद में छिप गए थे। मस्जिद की पवित्रता को बनाए रखते हुए सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कल मीज में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम पर अलग अलग अदालतों में केस चलता रहेगा। शर्जील इमाम ने कोर्ट से अपील की थी कि अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिला लिया जाए और एक ही एजेंसी जांच करे। उसकी इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे सामने ये प्रार्थना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित नहीं कर सकते। इस मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो दोनों इस साल के अंत में शादी करने वाले थे। सुशांत के पास फिल्मों की कमी नहीं थी। अगले साल के लिए उनकी पूरी डायरी डेट्स से भरी पड़ी थी। हालांकि डिप्रेशन पर रिया ने कहा कि वो योगा और मेडिटेशन करने लगे थे। रिया ने बताया कि दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका था कि सुशांत ने रिया को उनका घर छोड़कर जाने तक कह दिया था। 9 घंटे चली इस पूछताछ में रिया ने यह भी बताया कि सुशांत की फैमिली उन्हें पसंद नहीं करती थी। सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पिछले हफ्ते अनुराग कश्यप के भाई अभिनव ने सलमान खान और उनके भाइयों पर यह आरोप लगाया था कि खान परिवार ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। अब सलमान के भाई अरबाज खान और सोहेल खान ने कानूनी रास्ता अपना लिया है और अभिनव सिंह कश्यप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। लगातार सुशांत के फैंस द्वारा करण जौहर को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया में आ रहे कमेंट्स और ट्वीट के कारण करण ने अपने ट्विटर अकाउंट से कई लोगों को अनफॉलो कर दिया है। अनफॉलो किए गए लोगों में आलिया भट्ट है, वरुण धवन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है और काजोल समेत कई सेलेब्स शामिल हैं। फिलहाल करण महज 8 लोगों को ही फॉलो कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपना फोन नंबर तक बदल लिया है। सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने म्यूजिक माफिया की बात की है। सोनू का कहना है कि म्यूजिक माफिया नए और उभरते हुए सिंगर्स की तरक्की में रोड़े अटकाते हैं।
सोनू ने कहा कि कई शानदार म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के काम सिर्फ इसलिए छीन लिया जाता है क्योंकि कुछ बड़े एक्टर्स उन्हें पसंद नहीं करते। सोनू निगम ने चेतावनी देते हुए कहा कि म्यूजिक की दुनिया से भी खुशखबरी की माफ़ कीजिएगा म्यूजिक की दुनिया से भी खुदकुशी की खबरें आ सकती हैं, ये उन्होंने चेतावनी दी है। भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच फिक्स था। यह आरोप लगाया है श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिंदानंदा अलुथखामगे ने। उन्होंने इसके लिए इस पर दावे पर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने जबरदस्त फटकार लगाई है उनके इस दावे पर। जयवर्धने जहां कह रहे हैं कि क्या चुनाव आसपास हैं, तो संगकारा ने महिंदानंदा को सलाह दी है कि वो आईसीसी और एंटी करप्शन के पास सबूत लेकर जाएं ताकि जांच हो सके। चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर देश में माहौल बन रहा है। इस बीच बीसीसीआई ने अपनी स्पॉन्सरशिप पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए वो तैयार है। आईपीएल के मौजूदा टाइटल स्पॉन्सर वीवो से करार खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का तर्क है कि आईपीएल में चीनी कंपनी से आ रहे पैसे से भारत को ही फायदा हो रहा है, चीन को नहीं। बीसीसीआई को वीवो से 440 करोड़ सालाना मिलते हैं। ये करार 2022 को खत्म होगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सीईओ का पद संभाल सकते हैं। क्रिकेट की दुनिया में यह बेहद चौंकाने वाली खबर चल रही है। कुछ दिन पहले केविन रॉबर्ट्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। निक हॉकले को बोर्ड का अंतरिम सीईओ बनाया गया है। अब नए सीईओ की तलाश में स्ट्रॉस का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। स्ट्रॉस इंग्लैंड क्रिकेट के साथ अभी काम कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपने क्रिकेट बोर्ड को जमकर फटकार लगाई है। इंजमाम ने कहा कि बोर्ड को सरफराज को ए श्रेणी का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था या फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद से भी उनकी एक छोटी सी शिकायत है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदर्शन करना चाहिए था और फिर बोर्ड से उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कहना चाहिए था। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान की मां का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थी। राशिद ने अपने ट्विटर से ट्वीट कर अपनी मां के निधन की जानकारी दी है। राशिद ने ट्विटर पर लिखा है कि आप मेरा घर थी मां, मेरे पास घर नहीं था लेकिन आप थी। उन्होंने लिखा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ नहीं है। दुनिया भर के प्रशंसकों ने उनकी मां के निधन पर शोक जाहिर किया है। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।